हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। सो यार, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टाफिंग जैसे चैप्टर को। और ये चैप्टर कह सकते हो कि एवरेज चैप्टर है जिसे बहुत ही तुम आसानी से कवर कर सकते हो। लेकिन इसमें ढेर सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं। तुम्हें हर एक चीज़ बहुत ही क्लियरली समझना होगा सो दैट सर, तुम उसमें वीडियो में आगे कंफ्यूज ना बढ़ने से हो। पहले बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी जो कि इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्सेज मिल सकते हैं। आप चाहो तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और अभी यूज डिस्काउंट अवेलेबल है अनअकैडमी के कोर्सेज पे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, अनलॉक 20, यहाँ पे आपको अभी यूज डिस्काउंट दिया जा रहा है। 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है हर एक कोर्सेज पे। चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई सा भी कोर्स जो कि आपके स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो रहा है, आईआईटी जैम, सीयू सीईटी, बीएचयू एंट्रेंस, बैंक एग्जाम, रेलवे एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, साथ ही साथ बीपीएससी, सीजीपीएससी, डब्ल्यूबीपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम जो कि अनअकैडमी पे उसके कोर्सेस अवेलेबल हैं, उस पर आप अभी 20% के डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक ये है कि ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, फ्रॉम 14 मार्च टू 16 मार्च। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन चूज करो और सब्सक्रिप्शन परचेज वक्त आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा जो कि है SS2022। जैसे ही आप कोड इस्तेमाल करते हो, ये स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हो जिसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपकी कोर्सेज की प्राइसेस कम हो जाएगी। अगर किसी भी कोर्स की प्राइस 800 रुपीज़ है तो वो ऑटोमेटिकली 20% उस कोर्स में डिक्रीमेंट आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप कोई भी कोर्स परचेज करो, अपने गोल्स चूज करो, और जब आप पेमेंट करने जाओगे तो आपको ये कोड इस्तेमाल कर लेना है, आपकी कोर्सेज की प्राइस कम हो जाएगी। तो जाओ जल्दी से इस ऑफर को अवेल करो। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टार्ट करते हैं विद स्टाफिंग। देखो यार, स्टाफिंग का मतलब सबसे पहले हमें जानना हो कि व्हाट इज़ स्टाफिंग। आई होप कि तुम्हें स्टाफ का मतलब पता होगा कि जो भी एम्प्लॉयज़, जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उन्हें हम नाम देते हैं स्टाफ्स। ठीक है। तो स्टाफिंग की अगर हम बात करें तो स्टाफिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग filled the position in the organization structure. Staffing is the process of recruiting the right people for the right job. Right people for the right job से क्या मतलब है? Right people for the right job मतलब सही व्यक्ति होना चाहिए जो भी जॉब पोजीशंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में खाली हो। मतलब ये एक मैनेजरियल फंक्शन है। क्या मैनेजरियल है? स्टाफिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसके अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब पोजीशंस खाली होते हैं, हम उन्हें फिल करते हैं विथ स्टाफ। जैसे कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन मैनेजर का लेवल खाली हो, ठीक है, पोजीशन खाली हो, तो हम रिक्रूटमेंट करेंगे, बेस्ट रिक्रूटमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उस वहाँ पे डालेंगे किसी इंडिविजुअल, किसी सूटेबल पर्सन को। तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्टाफिंग। इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे फर्स्ट है डिस्कवरिंग कंपीटेंट पर्सोनल। कंपीटेंट पर्सोनल से मेरा मतलब है जो लायक हो किसी पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए, हम उसी को डिस्कवर करते हैं। प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कंपीटेंट पर्सोनल्स फॉर द वेरियस जॉब। अलग अलग जॉब्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन अलग अलग जॉब्स के लिए जो भी मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल होंगे, हम उन्हें ढूंढेंगे, उन्हें डिस्कवर करेंगे। और ये चीज़ किसके थ्रू पॉसिबल हो पाती है? ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है स्टाफिंग के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आता है हाई परफॉर्मेंस। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स हाई परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अब तुम सही व्यक्ति को सही काम पे लगाओगे तो कहीं ना कहीं जो उसकी एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज होगी, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ही हाई होगी। तो स्टाफिंग कहीं ना कहीं हमें ये मदद करता है हाई परफॉर्मेंस लाने में। अब आगे बात करते हैं कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अब एफिशिएंट बंदे को तुम लगा रहे हो उस काम पे, ठीक है, प्रॉपर पर्सन, राइट पर्सन को तुम लगा रहे हो जॉब पे, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे एंटरप्राइज की भी ग्रोथ बढ़ेगी। अगर मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है, मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा आ रही है, तो हमारी एंटरप्राइज, ओवरऑल एंटरप्राइज की भी डेवलपमेंट होगी। तो ये कहता है हमारा स्टाफिंग। आगे बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन हुए? हमारे स्टाफ्स हुए, मैन पावर हो गए हमारे ह्यूमन रिसोर्स। उसकी हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ले पाते हैं, साथ ही साथ उन्हें हायर जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। उनका जो मोरल होता है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो बूस्ट होता है टू द नेक्स्ट लेवल। अब देखो, स्टाफिंग को एज अ पार्ट माना गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही ब्रॉड अलग सब्जेक्ट है, उसे हम कभी और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल बस तुम इतना याद रखो कि स्टाफिंग को एज अ पार्ट माना गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है जो कि है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में क्या बात की गई है? सबसे फर्स्ट है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अंदाजा लगाओ कि आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने मैन पावर की नीड है, कितने ह्यूमन रिसोर्स की नीड है।
तो ड्राफ्टिंग वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट ड्राफ्ट करो इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफाइन करेगा जॉब को, साथ ही साथ किस टाइप के बंदे आपको चाहिए, किस उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी क्या एक्सपीरियंस होनी चाहिए। वर्कफोर्स एनालिसिस इनेबल्स द एंटरप्राइज टू असेस द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज नेसेसरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। वर्कफोर्स एनालिसिस से हमें दो चीज़ पता चलेगी, कितने वर्कफोर्स चाहिए और किस टाइप के वर्कफोर्स होने चाहिए, ठीक है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एक्सपीरियंस होगी, क्या उनके स्किल्स होंगे, क्या क्रिएटिविटी होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर एन एंटरप्राइज इज ओवर स्टाफ्ड। साथ ही साथ वर्कफोर्स एनालिसिस हमें मदद करता है ये बताने में कि क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ्ड है या फिर अंडर स्टाफ्ड है। अगर ओवर स्टाफ्ड है तो हम उसमें कुछ टर्मिनेशंस करेंगे, अगर अंडर स्टाफ है तो हम रिक्रूटमेंट करेंगे और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के थ्रू नए नए एम्प्लॉयज़ लाएंगे जिससे कि वो अंडर स्टाफ्ड लेवल ओवर स्टाफ्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट स्टेप निकल कर आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने बंदों की नीड है। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट और उसके बाद है सिलेक्शन। दोनों को ही बहुत डिटेल में हम आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना याद रख लो, रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस है, जिसमें हम जो हमारे जॉब पोजीशंस होते हैं उस जॉब पोजीशन के लिए पर्सपेक्टिव एम्प्लॉय को ढूंढते हैं। तो रिक्रूटमेंट में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। और उन्हें स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप हमारे जॉब, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जॉब में अप्लाई करो। यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज की दोनों की इस्तेमाल की जाती है फॉर सर्चिंग एम्प्लॉयज़। लेकिन जब हम बात करते हैं सिलेक्शन की तो यहाँ पे होता है निगेटिव प्रोसेस। मतलब यहाँ पे जो भी हमने रिक्रूट करा उसमें से हम कुछ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को चुनते हैं, तो उसी को हम नाम देते हैं सिलेक्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट्स फॉर द राइट जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय कंडक्टिंग वेरियस एग्जाम, टेस्ट एंड इंटरव्यूज़। इससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर पाती है बाय वेरियस टेस्ट, एग्जामिनेशंस और इंटरव्यूज़। द सिलेक्शन प्रोसेस इन्हांस द सेल्फ स्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब डिटेल में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में, सिलेक्शन टॉपिक के अंदर बात करते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन दो अलग अलग कंसेप्ट है। जब मैं बात करता हूँ ओरिएंटेशन की, तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है मेकिंग फेमिलियर एन इंडिविजुअल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक बंदे को पूरे ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना, ये रहे शर्मा जी, ये रहे वर्मा जी, ये रही वॉशरूम, ये रही कंप्यूटर रूम, यहाँ पे लंच रूम ये है, ठीक है। ये सारी बातें पूरे ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर करवाना, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स पॉलिसी सबसे फेमिलियर करवाना ही ओरिएंटेशन माना जाता है। बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉय से ये उम्मीद लगाई जाती है कि उन्हें बताया जाता है कि आपको ये पोजीशन ऑक्यूपाई करना है, तो दैट इज़ योर प्लेसमेंट। क्लियर? नेक्स्ट प्लेसमेंट ओरिएंटेशन होने के बाद उनकी ट्रेनिंग की जाती है और डेवलपमेंट होती है। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को भी हम लोग अलग से समझेंगे बहुत ही डिटेल में, फिलहाल के लिए इसे स्किप करो। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। परफॉर्मेंस अप्रेजल में देखो होता क्या है, एम्प्लॉय के करंट लेवल को इवैल्यूएट किया जाता है। मतलब अभी आप किस पोजीशन पे हो, आपकी लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, उसे इवैल्यूएट किया जाता है, उसकी इवैल्यूएशन होती है। तो दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये इवैल्यूएशन एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के बेसिस पे होती है। मतलब एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, ठीक है? और उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेकआउट किया जाता है। वंस एम्प्लॉय हैज अंडरगोन अ ट्रेनिंग हिज और परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड। जब आप ट्रेनिंग से हो आते हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो आती है, तब आपके परफॉर्मेंस को चेकआउट किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल को एक लेवल से दूसरे लेवल पे या तो प्रमोट किया जाता है या तो उसे ट्रांसफर किया जाता है टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशन मीन्स बीइंग प्लेस्ड इन द पोजीशन विच इंक्रीजेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रमोशन की, तो आप हायर लेवल पे प्रमोट होते हो। अब हायर लेवल पे प्रमोट होगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ये बात क्लियर है? फिर फाइनली आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन यहाँ पे किसे डिनोट कर रहा है, पेमेंट को डिनोट कर रहा है। वेजेस क्या होंगे, सैलरीज क्या होगी, बोनसेस क्या होंगे, इन सब की बात की जा रही है इसके अंदर, कंपनसेशन के अंदर। इट रिफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पेमेंट मेड बाय एन एंटरप्राइज टू देयर एम्प्लॉय। जैसे कि सैलरी क्या होगी, इंसेंटिव्स क्या है, कमीशंस क्या है। तो ये 8 स्टेप्स होते हैं किसमें, स्टाफिंग प्रोसेस में।
सबसे पहला था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर रिक्रूटमेंट आया, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लान, कंपनसेशन। तो फाइनली स्टाफिंग प्रोसेस खत्म हुआ। तो एक बार जल्दी से इसे रिवाइज करो, फिर आगे के टॉपिक की तरफ मूव करता हूँ। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में तुम्हें सबसे पहले बता दूं, ये पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सर्च करते हैं फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड उन्हें स्टिमुलेट करते हैं कि वो अप्लाई करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जॉब के लिए। ठीक है, तो इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इज आवर रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस होते हैं, या तो आप इंटरनली रिक्रूट कर लो या फिर एक्सटर्नली जाओ। इंटरनल सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली 3 कंसेप्ट आते हैं। पहला है ट्रांसफ़र, दूसरा है प्रमोशन और तीसरा है री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉय। ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र में हम एम्प्लॉयज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मूव करते हैं। प्रमोशन किसके थ्रू होता है? इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स के थ्रू होता है। उसके बाद है री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉय, जो पुराने एम्प्लॉय रह चुके हैं उन्हें हम दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा री एम्प्लॉयमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ गिने चुने सोर्सेज हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द इंटरप्राइज, जिसमें ये स्पेसिफाई किया जाता है कि ये जॉब है और इसमें ये डिटेल्स हैं, ये सैलरी वगैरह मिलेगी। ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब सिंपली नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दो और उसको देखते हुए वर्कर्स आएंगे। फिर आता है कैजुअल कॉलर्स। मैनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कीप्स अ डेटाबेस of unsolicited applicants in their office. This list can be screened and the best candidate is selected. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो नए नए फ्रेशर्स होते हैं उनकी एप्लीकेशन हुई होती है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जॉब पोजीशन खाली होगी तो वो आप मुझे अलॉट करना, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरी रेज्यूमे ये रही। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, उसे फिल्टर आउट करती है, उसे क्लियर करती है पूरी अच्छे से, उसमें फिल्टर करके, और जो भी इंडिविजुअल सूटेबल होते हैं उनके जॉब के लिए उन्हें कॉल करके बुला लेती है। फिर बारी आती है एडवर्टीजमेंट। अब यहाँ पे मीडिया हाउसेस का इस्तेमाल किया जाता है। एडवर्टीजमेंट मीडिया इज यूज्ड व्हेन अ वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट टू चॉइस आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे वाइडर चॉइस अवेलेबल, हमें वाइडर एम्प्लॉय चाहिए हो, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें चाहिए हो, वहाँ पे हम इस सिचुएशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, रेडियो, टेलीविज़न, इन सब का इस्तेमाल करके हम एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाते हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ आते हैं। फिर बारी आती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की। इसमें क्या बताया गया है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय गवर्नमेंट इज रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। बताया जा रहा है कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाए जाते हैं। इसमें जो भी जॉब सीकर्स होते हैं, जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं, दोनों का लिंक क्रिएट किया जाता है। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड्स अ नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सोनल डिमांड एंड सप्लाईज। मतलब कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज जो होती हैं, ठीक है, और कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होती हैं, वो जॉब प्रोवाइड करती हैं इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को। कैंपस कंसल्टेशन तुम्हें तो पता ही होगा, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में बड़ी बड़ी कंपनी जाती हैं, वो उन्हें पैकेजेस ऑफर करती हैं, ठीक है, और फिर उस बेसिस पे उन्हें जॉब दी जाती है। फिर आते हैं कुछ हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ये चीज़ तुमने देखा होगा प्रैक्टिकली अपने लाइफ में भी कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेन अ क्लोज कॉन्ट्रैक्ट्स विद द लेबरर्स। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उसके अंदर ढेर सारे लेबरर्स होते हैं, और जिस भी कंपनी कह लो, किसी भी कमर्शियल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, कुछ भी, उन्हें जब लेबर की ज़रूरत होती है तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, और वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर सारे वर्कर्स को भेजता है ऑन अ शॉर्ट नोटिस। टेलीविज़न पे एडवर्टीजमेंट करवा के भी आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग क्या होता है, जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स को लिंक करने में मदद करता है। जॉब सीकर्स कौन होंगे,
जिन्हें जॉब चाहिए। जॉब प्रोवाइडर कौन? जो जॉब देंगे हमें, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स होते हैं जैसे कि naukri.com, ठीक है, इस पे जॉब वगैरह मिल जाता है, तो ये चीज़ याद रख लेना। और फाइनली आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रिकमेंड करते हैं अपने करीबी को, ठीक है। एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉय और देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में प्रूव टू बी ए गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब जो बंदा पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो रिकमेंड करता है कि हाँ ये हमारे भाई साहब हुए, इन्हें आप जॉब दिला दो, इनकी ये बैकग्राउंड है, ये इनकी क्वालिफिकेशंस है, इन्होंने इतनी तक पढ़ाई कर रखी है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये रहा रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट के अंदर दो सोर्सेस हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब बारी आती है सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन क्या होता है? एलिमिनेटिंग अननेसेसरी या फिर अनक्वालिफाइड एप्लीकेशंस, एलिमिनेटिंग अनक्वालिफाइड एप्लीकेशंस, अनक्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड ना हो, उस पोजीशन के लिए जो सूटेबल ना हो, उन्हें एलिमिनेट करना। Selection is the process of identifying and choosing the best candidate from within the organization और from the outside। अब ये within the organization भी हो सकती है और outside the organization भी हो सकती है। within and outside दो situations है, ठीक है। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है, मतलब जो भी अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स होते हैं उन्हें एलिमिनेट कर दो, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जब स्क्रीनिंग की जाती है। दूसरा आता है सिलेक्शन टेस्ट। स्क्रीनिंग कर लिया, अब आपको कुछ टेस्ट कंडक्ट करने हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। बहुत ही बेसिक काइंड ऑफ टेस्ट होते हैं ये, टोटल 5 प्रकार के टेस्ट। जैसे कि अगर बात करूँ इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो इसमें पर्सन की एबिलिटी को चेक की जाती है कि क्या वो डिसीजन ले पा रहा है, ठीक है, उसकी एडजस्टमेंट क्या है। नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें इंडिविजुअल के पोटेंशियल्स को चेकआउट किया जाता है कि क्या वो नए नए स्किल्स सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, क्या वो ग्रैब कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फिर बारी आती है पर्सनालिटी टेस्ट की। तो इसमें इंडिविजुअल के इमोशंस को चेकआउट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, पर्सनालिटी टेस्ट प्रोवाइड्स क्लूज टू अ पर्सन्स इमोशन, व्यक्ति के इमोशंस को यहाँ पे चेक करते हैं। फिर ट्रेड टेस्ट, इसमें क्या होता है? एग्जिस्टिंग स्किल, एक इंडिविजुअल के अंदर पहले से कितनी स्किल है उसको चेक करना, ट्रेड टेस्ट के थ्रू होगा। इंटरेस्ट टेस्ट में किसी का व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन, ये सारी बातें होती हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होगा? पर्सन के डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेक करेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट में उसके पोटेंशियल को देखेंगे, क्या वो नए स्किल सीख पा रहा है। पर्सनालिटी टेस्ट में उसके पर्सनल इमोशंस की बात होगी। ट्रेड टेस्ट में एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ नॉलेज, एंड इंटरेस्ट टेस्ट में उसकी ये देखेंगे क्या वो घुल मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इन्वॉल्वमेंट क्या है उसकी। ये 5 टाइप के टेस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे फर्स्ट आया प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा आया सिलेक्शन टेस्ट, यहाँ तक क्लियर। तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू जॉब सीकर एंड जॉब प्रोवाइडर के बीच, जॉब प्रोवाइडर एंड जॉब सीकर के बीच एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है, फॉर्मल बातचीत की तरह है, जिसमें वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और जॉब सीकर से ये उम्मीद की जाती है कि वो उन्हें आंसर दे। तो फाइंड आउट द सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफिक पोस्ट, to seek more information about the candidate and to give the candidate an accurate picture of jobs with the details of terms and conditions to clarify his doubts। फिर बारी आती है रेफरेंस चेक्स की। रेफरेंस चेक में क्या होगा? मतलब बैकग्राउंड चेक की बात होती है। इसकी बात होगी बैकग्राउंड चेक की। द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर चेक ऑथेंटिसिटी एंड द रेफरेंस गिवन बाय द एप्लीकेंट। अगर किसी व्यक्ति ने उसे रिकमेंड करा है तो जो हमारा एम्प्लॉयर होगा वो क्या करेगा? वो चेक करेगा उसकी बैकग्राउंड, क्या उस पर कोई क्रिमिनल केसेस तो रजिस्टर्ड नहीं है, FIR वगैरह तो रजिस्टर्ड नहीं है, सही बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या उसने जो जो क्वालिफिकेशन डाल रखी है क्या एग्जैक्टली सेम है, सही है, या कुछ उसमें छेड़छाड़ की गई है। तो रेफरेंस चेक में टोटल तुम्हारे बैकग्राउंड को चेक किया जाता है। फिर फाइनली सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है तुम्हारे फेवर में। जैसे डिसीजन हो गया, तुम्हारा एक फिजिकल टेस्ट होगा या मेडिकल एग्जामिनेशन तुम्हें नाम दे सकते हो। जस्ट उसमें ये देखा जाएगा क्या तुम मेंटली के साथ साथ फिजिकली फिट हो या नहीं। ये सब हो जाने के बाद तुम्हें जॉब ऑफर करते हैं ये लोग कि हाँ आप अब सेलेक्टेड हो गए, अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, अब कल से आके हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो, ये नॉर्म्स है, ये सैलरी वगैरह है। और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, जो सैलरी की बात होती है वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में होती है। आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफर द कैंडिडेट हैज़ टू गिव हिज एक्सेप्टेंस, वो अपने एक्सेप्टेंस देता है।
Both employer and employee has to sign a contract of employment which contains terms and conditions, pay scale, leave rules, hours of work, मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सब की बात होती है। आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफर मिलने के बाद कैंडिडेट को एक्सेप्टेंस दे लेना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, देना पड़ता है। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें सैलरी की बात होगी, टर्म कंडीशन की बात होगी, आप इतने दिन तक ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, इससे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ सकते हो। लीव रूल्स क्या है, हाउस ऑफ वर्क, आवर्स ऑफ वर्क, कितने घंटे काम है, किस किस मोड में टर्मिनेट आपको किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, इन सब की बात की जाती है। सो ये रहा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की बात होगी। फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और हम शुरुआत करेंगे अपने नए चैप्टर की। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो तुम इसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। साथ ही साथ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा हमारे कोर्सेज चलते हैं फॉर BHU BCom एंट्रेंस एग्जाम एंड CUSET BCom एंट्रेंस एग्जाम, जिसके अंदर ये सारे बेनिफिट्स तुम्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चाहो तो तुम इन्हें ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग तो तुम इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ ये रही मेरी इंस्टा ID, तुम इसे फॉलो कर सकते हो, और ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल जिसे तुम ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। तो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड